हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं कि मराठा जो हैं शिवाजी के जाने के बाद क्या हुआ। हमने देखा था शिवाजी के फादर थे शाहजी। शाहजी है ना, वो मेजरली घर से दूर रहते थे। तो शिवाजी जो हैं 16 साल की एज में ही वो एक आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके बाद जितने भी मराठे थे उनको जो है कंसोलिडेट करने का ट्राई करते हैं, और ही स्टार्टेड हिज लाइफ एज ए सोल्जर इन 16 ईयर ऑफ एज। ओके, चलिए तो शिवाजी के जाने के बाद क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। शिवाजी जो हैं उनके दो बेटे थे, संभाजी और राजा राम। ठीक है, और क्योंकि संभाजी जो थे वो बड़े थे, तो शिवाजी के जाने के बाद संभाजी जो हैं वो छत्रपति बन जाते हैं। ओके, छत्रपति वॉज ए पोस्ट बेसिकली। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि बहुत सारे अलग अलग रूलर अलग अलग नाम से अलग अलग तरह के पति कहलवाना पसंद करते थे, तो जो मराठे थे उनको छत्रपति बोलते थे हम। ठीक है, उड़ीसा का जो किंगडम था उसमें हम गजपति बोलते थे। गजपति मतलब इनके पास हाथी ज्यादा होते होंगे। ठीक है, कोई अश्वपति था। तो हम इसके बारे में जो है पहले बात कर चुके हैं, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अश्वपति कौन होते थे। गजपति मैंने जैसे बताया, छत्रपति मैंने बताया, इसके अलावा एक और था, वो आप मेरे को बताएंगे कौन सा था। ठीक है, और अगर हम बात करें मुगल का जो कंट्रोल था, डेक्कन पे वो कंट्रोल करना चाह रहे थे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो उनका ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द इंडिया पे कंट्रोल हो चुका था। तो अगर हम डेक्कन की बात करते हैं, डेक्कन इज दिस प्लेटू, ये वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ पे वो जो कंट्रोल करना चाह रहे थे मुगल्स, तो उनके लिए ऑब्स्टेकल कौन थे? मराठा ही थे। ठीक है, लेकिन स्टिल औरंगजेब जो है अपने पूरा लाइफ टाइम, जब से वो राजा बने तब से उन्होंने जो है यही एक्सपेंशन करने का ट्राई किया, और उसमें जो है वो डेक्कन प्लेटू की तरफ बढ़ते हैं, डेक्कन की तरफ बढ़ते हैं, और वो बीजापुर और गोलकंडा जो है, बीजापुर और गोलकंडा, बीजापुर में जो है आदिल शाही हमने देखा था कि जब शिवाजी जो है, जब उन्होंने आर्मी को कंसोलिडेट करके मराठास को जो है एक साथ करके, और फिर व्हेन ही स्टार्टेड राइजिंग अप इन पावर, तो आदिल शाही को प्रॉब्लम हुई थी और उन्होंने अपना जनरल यहाँ पे भेजा था, और फिर शिवाजी ने जो है उसको स्ट्रेटजी के तहत अकेले बुला के मार दिया था, है ना। ये हम देख चुके हैं। एक था गोलकोंडा, वहां पे कुतुब शाही चल रही थी, शाही शाही तो ये देखो एक ही डायनेस्टी है, लेकिन ये अलग अलग भाई होंगे या चाचा ताऊ होंगे या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो शाही डायनेस्टी जो है रूल कर रही थी ये, और गोलकंडा और बीजापुर में जो है औरंगजेब जो होता है वो अपना मतलब आधिपत्य जमा देता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो संभाजी को भी कैप्चर कर लेता है, संभाजी को भी कैप्चर करता है, उसको टॉर्चर करता है, और फिर उसको जो है मार देता है, और उसके बाद वो रायगढ़ को जो है कैप्चर कर लेता है। रायगढ़ क्या था? रायगढ़ मराठाओं की कैपिटल थी। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए मराठाओं की कैपिटल क्या थी, कैपिटल तो कैपिटल क्या थी? रायगढ़ थी। ठीक है, चले अब संभाजी चले गए हैं, तो फिर राजा राम जी को जो है छत्रपति बना दिया गया, और वो जो है फ्लड कर जाते हैं जिंजी में। जिंजी आज का तमिलनाडु है। ठीक है, डेक्कन प्लेटू यहाँ तक था ना, यहाँ तक था, लेकिन वो यहाँ पे फ्लड कर गए है ना, यहाँ पे आ गए थे वो। हमने देखा था ना मराठा जो है, ये देखिए यहाँ पे भी था वेल्लोर और जिंजी। तो यहाँ पे जब इनको मार दिया गया संभाजी को, औरंगजेब जो है यहाँ पे दिल्ली में बैठ के रूल कर रहा था ऊपर, और ये डेक्कन प्लेटू है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आके जो है औरंगजेब ने अपना, दिस इज रायगढ़, दिस इज द कैपिटल ऑफ मराठास। ठीक है, मराठों की कैपिटल थी ये, राजधानी थी ये। ठीक है, तो इसको जो है कैप्चर कर लेता है और संभाजी को मार दिया जाता है। तो जो राजा राम आता है वो छत्रपति बनने के बाद कहाँ, यहाँ पे भाग जाता है। ठीक है, यहाँ पे भाग जाता है। ओके, जिंजी में भाग जाता है वो, और जो आज का प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है। मराठा और मुगल का जो है जो कॉन्फ्लिक्ट था वो फार साउथ तक फिर जो है चला गया था, है ना,
क्योंकि ये जो आप डेक्कन प्लेटू देखेंगे ना, वो ये पोर्शन है आपका, दिस इज डेक्कन प्लेटू, ठीक है। मेजरली आपका जो है ये एमपी है, एमएच महाराष्ट्र कर्नाटका है ना, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे गया तो ये फार साउथ हो गया ना, साउथ हो गया ये इससे भी ज्यादा। तो फिर ये यहाँ तक फैल गया। अब औरंगजेब को लगा कि मैं वहां जाके उसको मारूंगा, है ना। जहां तक मराठाओं का साम्राज्य है ये मेरे को सब चाहिए, औरंगजेब की इच्छा ये थी, ठीक है। लेकिन जो मराठे थे उनके जो हैं किले बना के रखते थे ना वो, तो वो उस लेवल के होते थे कि वो उनका हमेशा अपर हैंड रहता था, ठीक है। और मुगल्स बहुत बार जो है उनसे इसी चीज में मात खा जाते थे। तो अब वो यहाँ पे उलझा रहा। औरंगजेब को लगा कि मैं जो राजा राम है उसको मार के ही जाऊंगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वो फार साउथ में चला गया। और उनके पास, क्योंकि वो गोरिल्ला टैक्टिक्स अपनाते थे मराठे, तो इतना इजी भी नहीं था उनको बीट करना। तो फिर जो औरंगजेब है वो डेक्कन को जो है छोड़ नहीं पाया, ठीक है। और वो जो है मर ही गया, लेकिन वो सक्सीड नहीं कर पाया मराठाओं को सबड्यू करना। ओके। अब यहाँ से जैसे ही औरंगजेब जो है, औरंगजेब लास्ट शक्तिशाली रूलर हम बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य का, ठीक है। मुगल साम्राज्य का लास्ट शक्तिशाली रूलर। उसके बाद के जो मुगल्स आए थे ना उनको हम लेटर मुगल बोलते हैं, ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि उस तरीके से प्रतिभाशाली नहीं थे जैसे कि भज्सा रूलर्स थे, ठीक है। औरंगजेब वॉज द लास्ट। उसके बाद लेटर मुगल्स आए, वो बस अपना ऐशो आराम में बिजी रहे, बहुत ज्यादा उनको कोई मतलब था नहीं एक्सपेंशन से या राजशाही, बस वो मजे लूट रहे थे, ठीक है। तो औरंगजेब जो है वो हराना चाह रहा था मराठों को, लेकिन वो यहाँ पे आके फंस गया क्योंकि इतना इजी तो था नहीं, और वो मर गया। उसके बाद इकलौती जो पावर थी मराठा मुगल्स, वो खत्म होने के बाद अब मराठा जो है दे बिकेम द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू द मुगल्स, ठीक है। अब कोई भी मुगल आ जाए देवर लाइक अब तो हमें नहीं हरा पाओगे। और उसके बाद ताराबाई जो है, राजा राम जो थे, राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो ताराबाई हैं उन्होंने जितने भी मुगल की टेरिटरीज थी उनमें करके जो है शी कॉन्कर्ड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। पहले मुगल्स जो थे वो ट्राई कर रहे थे कि मराठा जो हैं उनकी जो टेरिटरीज हैं उन पे मुगल्स का कब्जा हुआ ना। पहले मुगल ये ट्राई कर रहे थे। अब जैसे मुगल का रूलर मरा, उनको पता था नेक्स्ट जो भी आएंगे इतने पावरफुल नहीं होंगे, तो अब मराठा जो है उन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया मुगल्स की टेरिटरी में, ठीक है। और उनमें से एक नाम हम ताराबाई का भी लेते हैं। ताराबाई आपको बहुत सुनने को मिलेंगी, ठीक है। शी वॉज लाइक राजा राम की क्वीन थी वो बेसिकली, ठीक है। तो जो शिवाजी थे उनके बेटे की बहू थी ये, राइट। तो हम इसको बहुत सुनेंगे बाद में। अंग्रेज जो हैं बहुत चालें चलते हैं इनके साथ, फ्यूचर में हम वो देखेंगे। तो फिर मराठा जो हैं वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनका बहुत सारा टाइम के साथ। शिवाजी के टाइम पे जो है सेंट्रलाइज्ड फॉर्म होती थी सारी जो पावर थी, क्योंकि उससे पहले तो था नहीं ना, कुछ बिखरे पड़े थे। अब शिवाजी ने उनको कंसोलिडेट किया है, तो अब सेंटर पावर शिवाजी ही हो गए थे वहां पे, ठीक है। शिवाजी वॉज द सेंटर पावर। हर डिसीजन के लिए जो है इनके पास जाया जाता था कि हाँ यही हमारे मसीहा हैं। लेकिन उसके बाद जो है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ज्यादा हो गया था, ठीक है। अब वही वाली स्टोरी याद करो कि फॉल है, उसके बाद फिर राइज होएगा, एक टेरिटरी बन जाएगी, उसके बाद फिर से जो है डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो एक टेरिटरी थी ये छोटे टुकड़ों में फिर से बंटना स्टार्ट हो जाएगी। सो इट इज जस्ट ए साइकिल, ओके। तो ये चल रहा था। तो नॉमिनली तो आप बोल सकते हो कि सेंटर था छत्रपति के अंडर, लेकिन चीफ जो थे उनके पास मोर पावर थी, ठीक है। लोकल चीफ्स जो थे उनके पास ज्यादा पावर थी, ठीक है। और पेशवा जो है एक पर्शियन वर्ड है जो कि प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो छत्रपति के साथ साथ पेशवाई भी चलती थी। ये भी हम डिटेल में देखेंगे कि पेशवाई कब से स्टार्ट हुई, कौन था फर्स्ट पेशवा, उनका काम क्या था, ये सब भी हम देखेंगे, ठीक है।
और प्राइम मिनिस्टर पेशवा के आने के बाद इनका भी जो है एक ग्रेट इन्फ्लुएंस रहता था छत्रपति के ऊपर, ठीक है। और पेशवाओं में अगर हम नाम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है किसका नाम है, तो वो पेशवा बाजीराव और नाना साहेब पेशवा। बाजीराव मस्तानी, अगेन रणवीर सिंह की मूवी आपने देखी होगी, है ना, तो वो पेशवा थे। तो बाजीराव वन और नाना साहब पेशवा जो है इनका जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो रहा था। नाना साहब पेशवा जो है पेशवा बाजीराव के बेटे ही थे, ठीक है। और पैन इंडिया जो है इन्होंने मराठाओं का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया था, ठीक है। देखो एक तो यहाँ पे होगी हेरिडिटरी पोस्ट। जैसे आज भी हमारा सिस्टम क्या चलता है, क्या सिस्टम है हमारा आज, एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक पीएम होते हैं, दोनों ही इलेक्टेड होते हैं, लेकिन पीएम जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है ना। इस टाइप का हमारा एक सिस्टम है, गवर्नेंस पॉलिटिकल सिस्टम है। उस टाइम पे भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पेशवा थे, और जो प्रेसिडेंट के तौर पे आप मान सकते हो कौन थे, छत्रपति थे, ठीक है। छत्रपति एक पोस्ट का नाम है। जैसे अगर आज के टाइम पे अब ब्रिटिश साम्राज्य का लोगे तो वहाँ पे किंग एंड क्वीन है ना, और प्लस में वहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं, इलेक्शन होते हैं, पीएम बनता है ना। तो ये क्या है, ये मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी है लेकिन मोनार्की भी है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ था। तो इसमें तो हमें दोनों ही जो हैं वो हेरिडिटरी देखने को मिल रहा है कि पेशवा बाजीराव वन के बाद जो है उन्हीं के बेटा नाना साहेब पेशवा जो हैं वो पीएम बने थे। और छत्रपति तो हमने देखा था कि पहले शिवाजी थे, शिवाजी के बाद कौन आया, शिवाजी के बाद आपके अब उनका बेटा देखा था हमने, संभाजी। शिवाजी के बाद संभाजी आए, है ना, संभाजी आए। संभाजी के बाद जो है जब इनको मार दिया गया औरंगजेब के द्वारा, तो इनके छोटे भाई आ गए, राजा राम आ गए, ठीक है। तो इट्स बेसिकली हेरिडिटरी, कोई इलेक्शन नहीं है, एक ही खानदान से जो है वो लोग बन रहे हैं, ठीक है। चले, अच्छा अब रीजनल चीफ जो थे, रीजनल चीफ के पास ज़्यादा पावर आ गई थी, वो ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करने लग गए थे। और शिवाजी की जो बेसिकली शिवाजी ने जो वैल्यूज़ बनाई थी ना, वहाँ पे लाइक उन वैल्यूज़ का बहुत अब्यूज और इनडिसिप्लिन जो है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मतलब वो होता है ना, स्टार्ट अगर कोई करता है ना, उसको स्टार्ट तो इन्होंने किया था, तो इस जिस टाइप का वैल्यू सिस्टम बना के इन्होंने गवर्नेंस स्टार्ट किया था, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ आप बोल सकते हो डिग्रेड हो जाती है वो वैल्यू, है ना। फिर नए लोग आते हैं, नए थॉट प्रोसेस होते हैं, उस हिसाब से लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक आते आते जो है इनडिसिप्लिन और अब्यूज जो है वो काफ़ी स्टार्ट हो गया था पावर का, ठीक है। और मराठे जो थे उन्होंने 10 साल के लिए कैंपेन की थी बंगाल के अंदर, और डिवास्टेशन जो उन्होंने वहाँ पे किया था, बहुत क्रुएलिटी जो है कॉमन पीपल पे जो उन्होंने दिखाई थी, ठीक है। और यहाँ पे इस पिक्चर में जो ये पेंटिंग है, जो भी इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें छत्रपति साहू महाराज बैठे हुए हैं जो कि संभाजी के सन है। अब ये देखिए, हमने क्या देखा, हमने देखा शिवाजी, एक सेकेंड, हमने देखा शिवाजी, ठीक है। हमने देखा शिवाजी के बाद कौन आए, संभाजी। संभाजी के बाद कौन आए, राजा राम आए। राजा राम के बाद राजा राम जो है, क्योंकि वो साउथ में भाग गए थे, है ना, साउथ में जिंजी में हमने देखा था वो भाग गए थे, तो वो बेसिकली उनका फैमिली वहां चला गया था। अब जो ये डेक्कन प्लेटू में जो ये इधर कर्नाटका महाराष्ट्र वाला एरिया था, वहां पे संभाजी का सन जब वो उस लायक हो गया कि उसको राजगद्दी पे बिठा दिया जाए, तो फिर उनका सन कौन आया था, शाहू महाराज, ठीक है, शाहू महाराज। तो शिवाजी संभाजी के बाद शाहू महाराज, ठीक है। तो इस पिक्चर में जो है उन्हीं को दिखा रखा है। ये जो है शाहू महाराज बैठे हुए हैं। क्या आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहू महाराज कौन है और नाना साहेब पेशवा कौन है। हालांकि जो रियल पावर थी वो मेजरली आपके जो है पेशवा हैं वो एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। रियल पावर पेशवाज के पास थी, बट स्टिल नॉमिनल पावर की अगर हम बात करते हैं तो वो फिर भी छत्रपति के पास थे, ठीक है। तो दिस इज द गाय जो कि शिवाजी के पोते हैं, ग्रैंड सन, जिनका नाम है शाहू महाराज। और ये जो हैं ये आपके पीएम है उस टाइम के, जिनको आप नाना साहेब पेशवा भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इनका नाम था नाना साहेब पेशवा, बोलते क्या है। तो ये पीएम थे उस टाइम के, और ये जो है नॉमिनल हेड थे
छत्रपति आप जिनको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको देखने को मिलेंगे जब आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जब वॉर चल रही होगी उस टाइम आप इनको देखेंगे। चलिए ये हमारा हो गया था। अच्छा, मराठाज ने जो है मतलब डेक्कन प्लेटू में तो यहाँ पे तो वो थे ही, है ना। अब वो साउथ में भी आ गए थे। अब नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो वो लाहौर, अटोक, पेशावर जो आज पाकिस्तान है वहां तक भी जो है उनका एक्सपेंशन हो गया था, क्योंकि मुगल जो हैं जो उनको रोक रहे थे उन वो जो लास्ट एक मुगल था औरंगजेब वो जा चुका था ना। वो बहुत ब्रूटल किंग था, जैसे कि हमने देखा कि कट्टर मुस्लिम था वो, और उस हिसाब से ही वो काम कर रहा था। ठीक है, और मराठे जो हैं वो अफगान के साथ भी लड़े थे। ठीक है, इनफैक्ट उनको हरा भी दिया गया था पानीपत में 1761। और इस वार जो ये जहाँ पे इनको हराया गया था इसका नाम था बैटल ऑफ पानीपत। इससे पहले भी 2 बैटल हो चुके थे, इट वाज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, है ना। तो जहाँ पे मराठे जो हैं वो लड़े थे। यहाँ पे आप मेरे को नाम बताएंगे, एक साइड मराठे थे वर्सेस में यहाँ पे कौन था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठों के साथ कौन लड़ा था, ये आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, हालांकि जो मराठे हैं वो थर्ड बैटल में हार गए थे, लेकिन उन्होंने जो है क्विकली रिकवर कर लिया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा। माधव राव वन आ गए थे उस टाइम तक। पेशवा इज पीएम ओनली। ठीक है, देर आर 2 पोस्ट जैसे कि हम बात कर चुके हैं, छत्रपति हैं, पेशवा है। तो पेशवा मतलब पीएम जो माधवराव वन है उनके अंडर जो है उन्होंने क्विकली रिकवर कर लिया था। और महादजी सिंधे जो हैं जिनको अब महादजी सिंधिया भी बोलते हैं, उनकी लीडरशिप के अंडर उन्होंने जो है दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया 1771 में। तो 10 साल के अंदर ही आफ्टर अ डिकेड 1761 में इनको जो है हराया गया था। ठीक है, किसने हराया था वैसे तो मैंने आपसे पूछ लिया है, तो आप बता देना। और 61 के बैटल में हारने के बाद भी उन्होंने 10 साल के बाद ही दिल्ली को जो है अपने कैप्चर में कर लिया था। इनफैक्ट उन्होंने जो है 3 डिकेड तक 30 इयर्स तक दिल्ली को फिर जो है अपने कंट्रोल में रखा 71 से। ठीक है, और उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स जब आए थे तो ब्रिटिशर्स ने जो है इनसे लड़के दिल्ली को इनसे छीना था फिर। ठीक है, मुगल्स तो नहीं कुछ कर पाए थे इसके बारे में। और अगर हम बात करते हैं कि लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, लेटर हाफ मतलब 1750 से लेके 1800 तक की अगर हम बात करते हैं तो इनफैक्ट ब्रिटिशर्स जो थे उनके भी चीफ राइवल्स यही थे, मराठे ही रह गए थे, है ना। क्योंकि 1600 में जो है ब्रिटिशर्स आ चुके थे। ओके, 1700 से 1700 तक वो भी अपना देख रहे थे क्या कुछ चल रहा। फिर उन्होंने देखा कि ये तो सब आपस में लड़ते रहते हैं और हम यहाँ पे सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं, इससे तो बहुत कुछ ज़्यादा हम यहाँ पे जो है कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल सिनेरियो इनका बहुत ही बेकार है, तो फिर उन्होंने भी अपनी चालें चलनी स्टार्ट कर दी थी। तो मुगल जो है वो ऑलरेडी डिमोलिश हो चुके थे, तो एक सिंगल पावर जो है वो मराठे थे। अब इनको क्या है, मराठा वर्सेस ब्रिटिशर्स हो गया था। ठीक है, अब मराठा वर्सेस ब्रिटिशर्स जो है वो चल रहा था लेट 18th सेंचुरी में, है ना। 1750 से लेके आप बोल सकते हो 1800 तक। ओके, और बहुत सारे इनके युद्ध भी हुए थे। एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मतलब इंग्लिश, ब्रिटिशर जो थे, और मराठे तो मराठा। ठीक है, 1775 से लेके 18 तक इनके बहुत सारे युद्ध भी हुए थे। ठीक है, और मराठास की जो इंटरनल डिसयूनिटी बहुत थी, है ना, मतलब, और आपस में बहुत लड़ते रहते थे ये। और जो ब्रिटिशर्स थे वो सुपीरियर थे, उनके पास टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज थी, है ना। हालांकि मराठे जो हैं वो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे, क्योंकि वो आपस में ही लड़ते रहते थे। और ये जो वॉर हुए थे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मराठा वर्सेस एंग्लो मराठा वॉर्स की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वॉर जो है इसका 1775 से लेके 82 तक चला था। फिर ये अलग अलग ट्रीटी कर लेते थे। ठीक है, इनका वॉर करते थे ये और ट्रीटी करते थे, ये था अंग्रेजों का हमेशा ये था। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर जो है 75 से 82 तक चला। सेकंड वॉर जो है इनका 1803 से लेके 1805 तक चला। और थर्ड वॉर जो है वो 1870 से 18 तक चला। ठीक है,
चलिए, तो ये आपको दिखा रखा बेसिकली कि मराठा देखो यहाँ तक पहुँच गए थे। हमने देखा कि अभी नॉर्थ में वो पेशावर, अटोक, लाहौर, ये सब जो है मराठाओं के अंडर आ गया था। ये देखिए दिल्ली जो कभी मुगल्स यहाँ पे रूल करते थे, इसको भी जो है मराठाओं ने ले लिया था, और ये यहाँ तक ऐसे फैल गया था उनका ये। ठीक है, और ये बीच बीच में जो ये है, यहाँ पे हैदराबाद के निजाम थे, यहाँ पे मैसूर में अलग चल रहा था, चेन्नई, पौंडीचेरी, ये अलग अलग जो है दिखा रखे हैं। हालांकि उस टाइम तक जो है, जो आपकी ईस्टर्न यूरोपियन जो कंपनीज थी वो आ चुकी थी, है ना। तो जो आपको ये ब्लू कलर के ये दिख रहे हैं ट्रायंगल, तो यहाँ पे आपकी दूसरी जो इंडियन ही रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे। जैसे आपको ये वाला सर्कल अगर दिख रहा है, मैरून कलर का सर्कल जो दिख रहा है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे। मुंबई में, चेन्नई में यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, कलकत्ता में भी ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम फ्रेंच की बात करते हैं तो ये पौंडीचेरी जो है ये फ्रेंच, यहाँ पे फ्रेंच थे। ठीक है, और ये ग्रीन वाला इन्होंने दिखा रखा है, यहाँ पे आपके गोवा में आपके पोर्तुगीज थे। ठीक है, तो ये लगा लो उस टाइम तक जितने भी यूरोपियंस थे वो आ चुके थे यहाँ पे। ब्रिटिशर्स ही थे लास्ट में आने वाले, है ना। तो फ्रेंच थे, पुर्तगालीज थे, ये सब यहाँ पे आ चुके थे। और ये हैदराबाद है, हैदराबाद, मैसूर, कोच्चि, पटना, ये जो है हमारे ही रूलर्स थे दूसरे। ठीक है, रीजनल रूलर्स जो थे। इसके अलावा ये जो है आपका मराठा साम्राज्य था ही। 1759 की बात कर रहे हैं हम, ये है ना, 1759 की हम ये बात कर रहे हैं। ये अपने हाईएस्ट पावर पे थे मराठा उस टाइम पे। तो ये एक फोटो दिखा रखी है आपको, नाना फडणवीस हैं, जो कि एक ऑफिशियल हैं। ठीक है, पेशवाज के अंडर, पेशवा क्या है, पीएम, है ना। इन्होंने क्या है, ऑफिशियल्स हायर कर रखे हैं ना। एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल्स तो रहते ही हैं, बिना ऑफिशियल से कुछ होता नहीं। तो ये इन्होंने, नाना फडणवीस जो हैं एक ऑफिशियल थे पेशवाज के अंडर। और ये जो हैं इन्होंने फर्स्ट पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाई थी। ठीक है, कि पूरे इंडिया में जो है भैया हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है। तो उन्होंने जो है बाकी के जो लोग थे, बाकी के जो इंडिया के जो रीजनल रूलर्स थे, उनको जो है साथ में लेके आए थे वो। ठीक है, तो मेजरली इसमें मराठे थे, मराठे प्लस में फिर मैसूर था, और प्लस में हैदराबाद था। ठीक है, ये सब जो है ये एक साथ ले आए थे उनको। यहाँ पे मैप में अगर आप देखोगे तो ये तो पूरा मराठा तो था ही, है ना, मराठा एम्पायर तो ये था ही पूरा। तो इन्होंने यहाँ पे नॉर्थ में भी ये मराठे हैं, ये साउथ में भी ये मराठे हैं। तो इन्होंने मैसूर को भी अपने साथ ले आइए, हैदराबाद को भी अपने साथ में ले आइए, और इन सब ने मिलके जो है वर्सेस ब्रिटिशर्स हो गए थे। ठीक है, और इस युद्ध में जो है ये हार गए थे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, यहाँ पे ब्रिटिशर जो हार गए थे तो वो ऐसे नतमस्तक भी हो जाते थे। जब हार जाते थे तो ऐसे बैठ जाते थे घुटनों पे आके। चलें, अब हम देखेंगे कि मराठा के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहता था। तो शिवाजी जो है उन्होंने उनका उनके अंडर जो एक एडमिनिस्ट्रेशन था वो रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड था, है ना। पूरी पावर जो है शिवाजी के पास थी। और उन्होंने जो हेरिडिटरी पोस्ट जो होती थी, जैसे सुल्तान्स वगैरह जो हैं या मुगल्स वगैरह जो प्रैक्टिस करते थे, तो उनको अबोलिश कर दिया था। मोस्ट प्रोबेबली ये बात कर रहे हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, क्योंकि छत्रपति तो जो हैं आपके वो हेरिडिटरी ही थे, है ना। और लैंड असाइनमेंट वगैरह देते थे वो। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको सैलरी पे करते थे वो। ठीक है, स्टेट के ट्रेजरी से, के खजाने से जो है वो सैलरी पे करते थे, और ट्रांसफर भी करते थे, ताकि जो है इतनी ज़्यादा पावर उनके पास ना आ जाए कि वो किंग को ही जो चुनौती दे दें, तो वो ट्रांसफर भी करते थे। ठीक है, और युद्ध में जो मर जाते थे सोल्जर्स, सिपाही, उनकी पत्नियों को पेंशन भी देते थे, उनके बेटों को जो है मिलिट्री में पोस्ट भी ऑफर करते थे। ठीक है, ये आपको जो है कॉइन्स देखने को मिलेगा। शिवाजी जो है गोल्ड और कॉपर के जो कॉइन्स है वो मिंट करते थे, और देवनागरी में जो है उन पे लिखा होता था। ठीक है, ये श्री शिवाजी लिखा हुआ, ये छत्रपति लिखा हुआ है। ठीक है, और शिवाजी ने जो बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि कोई भी मिसट्रीट नहीं करेगा हमारे सब्जेक्ट्स को, मतलब उनकी जनता को, उनकी प्रजा को। तो वो अपनी प्रजा के लिए उस प्रकार से
अपने बच्चा समान मानते थे। तो शिवाजी जो हैं उनका जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे उनके काउंसिल, जैसे हमारे यहाँ पे पीएम होते हैं प्लस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, हर अलग डिपार्टमेंट है, अलग मिनिस्ट्री है, अलग फिर मिनिस्टर है ना, फिनेंस मिनिस्टर है आपके, होम मिनिस्टर है आपके, है ना। तो इस प्रकार से जो है उनके पास भी ऐसे ही 8 मिनिस्टर्स होते थे, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, ठीक है, जिसको वो अष्ट प्रधान बोलते थे। अष्ट प्रधान मंडला जो है उसको बोला जाता था, ठीक है। कहीं पे आपको 9 जूल्स देखने को मिल जाएंगे, जब आप अकबर को पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे, कहीं पे 12 मिल जाएंगे, है ना। तो ये अलग टाइम पे अलग कोर्ट्स में चंद्रगुप्त मौर्य का भी हम देखेंगे डिटेल में, उस उनके भी थे। तो ऐसे ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इनकी भी अलग मिनिस्ट्री में जो है अलग लोग जो है वो संभाल रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर है उनको तो प्रधान ही बोला गया है। फिर सचिव है, सचिव मतलब जो सचिव हम आज भी देखते हैं ना, सचिव की पोस्ट आज भी है। तो उस टाइम पे ये क्या था, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर्स थे। चीफ जस्टिस थे न्यायाधीश, है ना, नाम से ही पता लग रहा है। और छत्रपति तो थे ही, है ना, वो तो सोवरेन किंग थे, लेकिन उनकी एक काउंसिल थी। अच्छा, फिनेंस मिनिस्टर को अमात्य बोला गया, इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मंत्री बोल दिया गया, सुमंत कौन होता था, फॉरेन मिनिस्टर होता था, सेनापति कौन, कमांडर इन चीफ, और पंडित राव रिलीजियस अफेयर, पंडित से आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलिए, अगर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपको याद रखना जरूरी हो जाता है, फैक्ट रिमेंबर में। अच्छा, मराठे जो हैं वो टैक्स भी जो है वो लगाते थे, ठीक है। एक 25% का टैक्स होता था जिसको आप चौथ बोलते थे। और इसके अलावा एक सरदेशमुखी टैक्स होता था जो चौथ के एडिशन में 10% होता था, ठीक है। चौथ वो जो है लैंड रिवेन्यू वगैरह के तौर पे लेते थे, और सरदेशमुखी जो है वो जो प्लेसेस या प्रोविंसेस उनके डायरेक्टली अंडर नहीं होते थे ना। देखो, जैसे एक तो हमने देखा था कि भैया ये है मराठे, ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली मराठे ही गवर्न कर रहे हैं। लेकिन कई जगह वो ऐसे करते थे कि वहां पे रेड कर दे, इन्वेड करते, और वहां के लोकल जो रीजनल चीफ होते उनको बोलते कि भैया तुम हमें इतना रिवेन्यू दे दो और यू कैन कंटिन्यू टू रूल हेयर। तो बोलेगा ठीक है। तो ये जो सरदेशमुखी जो है वो 10% एक्स्ट्रा ये वाला रूलर जो है इनको देता था, ठीक है, या फिर ये वाले लोगों से ये लिया जाता था 10% एक्स्ट्रा, जिसको सरदेशमुखी बोला जाता था। और मराठे जो हैं उनके पर्सनल जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत ज़्यादा इंटरवीन करते नहीं थे फिर, ठीक है। उनको सिर्फ प्रोटेक्शन के तौर पे दे देते थे कि ठीक है, हम यहाँ पे तुम्हारे बार हमला नहीं करेंगे, तुम हमें ये टैक्स दे दो, उसको हम बोलते थे सरदेशमुखी, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ अरेंजमेंट थी ये। मुगल्स भी इस टाइप के अरेंजमेंट्स जो है बना के रखते थे, ठीक है। और उसके बाद जो है मराठा एम्पायर ने इस चीज़ को स्टार्ट किया। मराठाओं ने जो है 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 18th सेंचुरी मतलब 1707 से लेके 1800 तक। तो 18th सेंचुरी में जो मराठा हैं उन्होंने जो मुगल के जो कॉइनेज थे ना उन्हीं को जो है अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पॉपुलैरिटी उन्हीं की थी। मुगल एक बहुत बड़ा शासनकाल रहा है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी कितने उनके जो हैं शासक आए हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, तो वो उन्हीं के कॉइन जो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए थे, लेकिन अपने कल्चरल सिंबल्स के साथ, ठीक है। जैसे कि ये आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पे जो है गजपति प्रधान रुपी है ये, ठीक है। इस रुपी को गजपति प्रधान रुपी ही बोलते हैं। और ये अर्ली 19th सेंचुरी में जो है, अर्ली 19th सेंचुरी आपकी 1101 से 1900 तक आ जाएगी, है ना। हमने देखा कि 18 तक जो है इनके युद्ध चल रहे थे एंग्लो तक, तो यहाँ पे भी ये रूल कर ही रहे थे। तो उस टाइम पे जो है इन्होंने ये कॉइन जो है ये मिंट किया था। और इस पे लिखा हुआ है, एक तरफ गणपति भगवान को मानते होंगे ये, है ना, और धन प्रधान ये इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। पटवर्धन क्या होता है, जनरल था, पेशवा के अंडर जो है जनरल होते थे। पेशवा क्या थी, एक पॉलिटिकल पोस्ट थी, है ना, और इसके अंडर जो जनरल्स थे उसको क्या बोलते थे, पटवर्धन बोलते थे, ठीक है। चलिए, और ये दो स्क्रिप्ट्स में बेसिकली होती थी, देवनागरी में और पर्शियन में। और गणपति जैसे हम बात कर चुके हैं कि गणपति गणेशा भगवान के बारे में बात है, ठीक है। मिलिट्री की अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप की मिलिट्री, 3 पार्ट होते थे मिलिट्री के। इन्फेंट्री होती थी, कैवलरी होती थी, नेवी होती थी, ठीक है। अब कैवलरी जो है उसके अपने 2 अलग पार्ट हैं, एक बारगीज होता था और एक होता था शील्डदार। तो जो बारगीज होता था, बारगीज जो है जो भी उनके हॉर्सेस या इक्विपमेंट्स होते थे उनके लिए कौन, स्टेट पे करता था।
और शिलेदार जो होते थे उनके जो है इक्विपमेंट है या हॉर्सेज है उनके लिए वो खुद जो है वो पे करते थे। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इन्फेंट्री जो होगी, कैवलरी होगी, नेवी होगी, ठीक है। तो जो कैवलरी है फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, बारगेज और शिलेदार के लिए जो है वो एस से शिलेदार, एस से सेल्फ, ठीक है, खुद पे करते थे। और बारगरीज को जो है स्टेट जो है उनके रख रखाव के लिए या उनके इक्विपमेंट के लिए, ये बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड होती थी, ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड होती थी, ठीक है। चलिए ओके। अब फिर उन्होंने जो है 18th सेंचुरी में जो उन्होंने देखा था कि भैया यूरोपियन हमसे इतने सुपीरियर क्यों हैं, बार क्यों जीत जाते हैं, तो उन्होंने देखा भैया बहुत डिसिप्लिन्ड है, उनके आर्टिलरी बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने भी जो है फिर धीरे वैसे ही अपनी आर्मीज को जो है ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार के जो ट्रूप्स हैं उनको रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। और महदजी शिंदे जो हैं उनके पास यूरोपियन स्टाइल की सबसे बड़ी आर्मी जो है वो हो गई थी एक टाइम पे, ठीक है। और मराठाओं के वेपन जो थे वो स्वॉर्ड्स एंड लैंसेस होते थे, और गन्स का भी प्रयोग वो कर लेते थे, साइजेबल मैनर में गन्स का प्रयोग भी वो करते थे, ठीक है। रॉकेट्स भी यूज किए जाते थे। शिवाजी ने खुद ने जो है 1770 में जो है रॉकेट्स का प्रयोग किया था, और मेटल ट्यूब भी जो है वो बाद में यूज करने लग गए थे। ये जो है उनके वेपन्स देखो मराठाओं के, ये उनके वेपन्स होते थे, ठीक है। ये इस प्रकार के गन है, बाकी चाकी छुरू छुरी चाकू छुरी तलवार भाले ये सब जो है उनके वेपन होते थे, ठीक है। और फोर्ट्स जो है उनके वो मेन स्टे होते थे, ठीक है। शिवाजी ने मतलब कंसिडरेबल नंबर ऑफ फोर्ट्स जो है बनवाए थे, और ये स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करने के लिए जो है वो होते थे। इंपॉर्टेंट रूट्स पे बनाया जाता था इनको, ताकि गोरिल्ला वारफेयर जब वो कर रहे हो तो शेल्टर दे पाए आर्मीज को, ठीक है। तो फोर्ट जो है ये इनका मेन एक बोल सकते हो युद्ध जीतने में जो मेनली यूज किया जाता था, गोरिल्ला वारफेयर, और फोर्ट जो है बनाते थे, ठीक है। तो एक फिनेंस मिनिस्टर थे शिवाजी के, रामचंद्र पंत अमात्या, अमात्या मतलब फिनेंस मिनिस्टर है ना, और रामचंद्र पंत थे ये शिवाजी के फिनेंस मिनिस्टर थे। तो इन्होंने द रॉयल एडिक्ट आदने पात्र पे लिखा भी है कि फोर्ट्स जो है वो कोर ऑफ द स्टेट होते थे, ठीक है। मतलब उस प्रकार से बनाया जाता था उनको, आलिशान उस प्रकार से इतना मजबूती से बनाया जाता था कि बहुत जल्दी जो है उनको ब्रीच करके आया ना जाए, है ना। तो ऑफ कोर्स दे वर द कोर ऑफ द स्टेट। मैरीटाइम सुपरमेसी की अगर हम बात करते हैं तो शिवाजी जो है उन्होंने खुद वेस्ट कोस्ट पे इधर की साइड पे जो है उन्होंने नेवी जो है बहुत सिक्योर नेवी जो है वो क्रिएट कर ली थी, और वेस्ट कोस्ट को भी सिक्योर कर लिया था नेवी बना के। और कान्होजी आंग्रे जो है उन्होंने मराठाओं को जो है गाइड किया था बहुत सारे नेवल बैटल्स में 18th सेंचुरी में। और क्योंकि उनको जो है जियोग्राफी की एक बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी, और बैटल में टैक्टिक्स के तौर पे वो उसको यूज करते थे, और इसीलिए हालांकि मराठाओं के पास उतने अच्छे शिप बिल्डिंग नहीं थी जो कि यूरोपियंस के पास थे, बट स्टिल क्योंकि उनकी ज्योग्राफी की नॉलेज अच्छी थी और टैक्टिक्स वो जो अच्छी यूज करते थे, तो वो अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़ते थे, ठीक है, युद्ध में। और अंग्रेजों की मेन स्ट्रेंथ अगर हम बात करें इंडिया में तो वो नेवी थी, ठीक है। और वो करते क्या थे वो भैया, कार्टाज, पुर्तगीज ने तो एक कार्टाज नाम से सिस्टम स्टार्ट कर रखा था। वो क्या करते थे, ट्रेड के लिए जो भी शिप्स पानी में उतरते उनसे वो पास मांगते थे, पास मांगते हैं ना, टिकट दिखाओ दिखाओ, है ना। ऐसे हमारे जो यहाँ पे पोर्ट पे आज भी हमारे चेक पोस्ट होती हैं, ठीक है। तो वैसे उस टाइम पे पुर्तगीज हमारे ही देश में आके हमारे ही पानी में वो हमें ये बोलते थे कि पास दिखाओ भैया, ठीक है। तो अब मराठाओं का दिमाग घुमा, वो बोले अच्छा हम दिखा रहे तुम्हें पास। तो मराठाओं ने जो है उनको बोला कि भैया गो एंड गोन हो जाओ यहाँ से। और मराठाओं ने उस चीज को चैलेंज करते हुआ खुद के अपने जो पास है वो डिमांड करने स्टार्ट कर दिया कि तुम दिखाओ यूरोपियंस, हम देखेंगे पास तो हम है यहाँ से, ये हमारी धरती है, हमारा समंदर है ना। ऐसे करके उनके बीच में लड़ाई हुई। कान्होजी आंग्रे थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फिर अंग्रेजों ने उसको जो है पायरेट कहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, समुद्री डाकू उन्होंने उसको बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो ये एक युद्ध की फोटो है, मराठा शिप्स अटैकिंग इंग्लिश शिप्स, ओके।
जुडिशियल सिस्टम भी उनका अच्छा खासा था, एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम था। कैपिटल पनिशमेंट भी देते थे, डेथ पेनल्टी दी जाती थी। पंचायत जो है उस आज वाली पंचायत नहीं, आज जो करंट डे पंचायत है वो तो एक गवर्नमेंटल बॉडी है, वो नहीं थी। आज की पंचायत और ये जो पंचायत रखते थे उसमें फ़र्क है। ये एक लोकल गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल्स थी या प्रोमिनेंट मैन जो थे, और ये जो है जस्टिस जो है वो डिलीवर करते थे। लेकिन अगर कोई जस्टिस से जो है इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाई तो वो मराठा चीफ को जो है अपील कर सकते थे, अनसेटिस्फैक्ट्री वर्डिक्ट अगर उनको लग रहा है तो, ठीक है। और बहुत सारे शहर प्रोमिनेंट टाउन्स जैसे कि पुणे में, इंदौर में, वहाँ पे कोतवाल्स भी होते थे। कोतवाली है ना पुलिस स्टेशंस, तो कोतवाल्स भी वहाँ पे होते थे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए विद इन द सिटी, ठीक है। ट्रेड नेटवर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स एक्टिवली हम बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, और शिवाजी ने जो है बहुत इनक्रेज किया था मैरीटाइम फॉरेन ट्रेड को। और हमारे खुद के जो हैं ऑफिशियल शिप्स वहाँ पे जाते थे। हमने यमन में, ओमान में, मलेशिया में हमारे जो हैं शिप जाते थे, और सम ऑफ दिस शिप्स कैरिड कार्गो, टेक्सटाइल, गोल्ड वगैरह। रोड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे, मेंटेन भी किए गए थे। 18th सेंचुरी में इनफैक्ट उड़ीसा में जो है रिवराइन ट्रांसपोर्ट फेरीज भी चलाई जाती थी, ब्रिज भी बिल्ट किए गए थे बहुत सारी रिवर्स पे, ठीक है। कल्चरल रिवाइवल की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूटर सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। स्वराज्य एक शब्द जो कि आपको बाद में कांग्रेस भी बहुत यूज करते हुए नजर आएगी, 1905 में भी यूज किया गया था जब आपका बंगाल डिवीजन हुआ था, है ना। और उसके बाद 1927 में ऑफिशियली स्वराज्य को जो है मांगा गया था। तो ये शिवाजी के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और सील पे हम देखते हैं संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, नोटेबल है। और हमने जो है ट्राई किया है पर्शियन जो सील्स है उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो ना देने की। शिवाजी की जो सील थे उन पे जो है संस्कृत में इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, शिवाजी ने जो है राज्य व्यवहार कोश, मराठी लैंग्वेज को और संस्कृत लैंग्वेज को जो है प्रमोट करने के लिए एक राज्य व्यवहार कोश भी जो है वो बनाया गया था, ठीक है। शिवाजी जो है एक डिवोट हिंदू थे, लेकिन वो बाकी धर्म की भी रिस्पेक्ट करते थे और अपने खुद के धर्म का अपहोल्डिंग हाई, ठीक है। सैफरन कलर का फ्लैग उनका होता था, जो कि जितने भी मराठा थे उनके द्वारा अडोप्ट किया गया था। उन्होंने जितने भी तोड़े फोड़े गए मंदिर थे उनको रीबिल्ड कराया, संस्कृत और मराठी को जो है वो प्रमोट किया, और बहुत सारा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, ट्रेडिशनल आर्ट वगैरह था, तो उसको रिफॉर्म करने का ट्राई किया। और उन्होंने जो है एंशियंट इंडिया का जो कल्चर था इनफैक्ट उसको जो है रिवाइव करने में हेल्प की है, कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब अगर हम रानियों के बारे में बात करते हैं तो ये दो रानियां थी। ताराबाई के बारे में हम जैसे बात कर चुके हैं, ये राजा राम की बीवी थी जो कि शिवाजी के पुत्र थे, है ना। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। ये फियरलेस मराठा वॉरियर क्वीन थी। 18th सेंचुरी में उनके पति के मरने के बाद जो है उन्होंने आर्मी तैयार की डेक्कन में, और लार्जेस्ट आर्मी जो है मराठा में ऑर्गेनाइज की, और नॉर्थवार्ड मराठा एक्सपेंशन जो है उन्हीं का एक आर्किटेक्ट हम बोल सकते हैं। और उन्होंने जो है मराठा के इंडिपेंडेंस जो है वो प्रिजर्व करके रखे बहुत क्रिटिकल टाइम्स में, ठीक है। शी इज ताराबाई एक बैटल के अंदर खुद वो जो है लीड कर रही है, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर भी एक नाम है जो आप याद रख सकते हैं। ये होलकर डायनेस्टी से आते हैं। चीफ फैमिलीज, वन ऑफ चीफ फैमिलीज ऑफ मराठास। आज के सेंट्रल इंडिया में अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये रूल कर रहे थे। आज का इंदौर जो है, इन्होंने भी बहुत ब्रेवली गवर्न किया 30 साल तक अपने पति को, आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड, ठीक है, खो देने के बाद। और अहिल्याबाई जो है एक डिवोट पर्सन थी। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, घाट्स, कुएं, रोड वगैरह सब रिस्टोर करवाया था। और रोड इनफैक्ट उन्होंने बनवाया केदारनाथ से रामेश्वरम तक, ठीक है। और उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में आपको देखने को मिलता है, जो कि औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको जो रीबिल्ड करवाया था इन्होंने, ठीक है। ये फैक्ट टू रिमेंबर है। फिर उसके बाद आप सोमनाथ टेम्पल की जो हम बात करते हैं, गजनी ने जो है खराब कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसको भी इन्होंने जो है रीबिल्ड करवाया था।
और प्रमोटिंग द महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री, जो महेश्वर के नाम से है, जो कि मध्य प्रदेश में है, उनको उसको भी जो है इन्होंने ही एक ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट्स के तौर पे रिबिल्ड कराए थे इन्होंने। ठीक है। अच्छा, ये एक मोदी स्क्रिप्ट है। मोदी स्क्रिप्ट आपकी कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी ही है, और ये मराठा जो लैंग्वेज है, ये मेन स्क्रिप्ट है जो मराठाओं के द्वारा यूज की गई थी। ठीक है। और ये छत्रपति साहू महाराज ने जो है कुछ लिख रखा है, जो कि संभाजी के पुत्र थे। ठीक है। शिवाजी के ग्रैंडसन थे ये, तो इन्होंने कुछ लिख रखा है मोदी स्क्रिप्ट में। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कि कल्चर को बचाने की, तो भोंसले ऑफ नागपुर हैं, उन्होंने भी लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को जो है बचा के रखने में बहुत हेल्प की है। जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसकी वो वर्शिप करते थे। ठीक है। और दे वर इंटरप्टेड बाय मुगल रूल मैनी ऑफ अ टाइम्स। ठीक है। ओके, फिर ये हम एक देखते हैं तंजावुर की। तंजावुर मतलब नीचे वाले पार्ट में आ गए अब हम। ठीक है। जो वो तमिलनाडु वाला पार्ट था, यहाँ पे हम बात करेंगे। तो लेट 17th सेंचुरी में जो है यहाँ पे मराठा रूल स्टार्ट हुआ था। इकोजी, जो कि शिवाजी का हाफ ब्रदर था, उन्होंने यहाँ पे तंजावुर में जो है स्टार्ट किया था। और ये तंजावुर स्टाइल पेंटिंग है। इसमें देखो गोल्ड का बहुत ज्यादा काम हो रखा है, गोल्ड फॉइल वर्क है, ये रेडियंट अपीयरेंस है। तो बेसिकली आप देख सकते हो, और ये आपकी तंजावुर स्टाइल पेंटिंग है। और दे वर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट्स, पोएट्स, ड्रामेटिस्ट्स। और सरफोजी जो है तंजावुर में, सरफोजी टू नाम से एक राजा होते थे। तो ही वॉज वेल वर्स्ड इन मैनी इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज, उनको आती थी। इनफैक्ट उन्होंने मराठी का एक प्ले भी लिखा था देवेंद्र कुरवांजी नाम से, और उन्होंने इस जो प्ले है उसमें इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा था। और सरफोजी ने जो है पेट्रोनाइज किए थे बहुत सारे जो टैलेंटेड म्यूजिशियंस थे। और आज का जो कार्नेटिक म्यूजिक आप जो देखते हो, तो वो उसी टाइम पे जो है इट शेप्ड, ठीक है, अंडर सरफोजी। और जो आपका भारतनाट्यम नाम का, तमिलनाडु का आप मेरे को बताएंगे। भारतनाट्यम तमिलनाडु का डांस। ठीक है। भारतनाट्यम क्या ही क्वेश्चन पुट किया मैंने। तो ये जो है भारतनाट्यम तमिलनाडु का जो है ये डांस है। क्लासिक डांस की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी जो है तंजावुर में सरफोजी के अंडर ही जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है। फेमस हुआ था। अच्छा, ये बृहदेश्वर टेम्पल है, भोंसला फैमिली के बारे में इस पे लिखा हुआ है। ठीक है। और सरफोजी जो हैं ये आपके भोसले फैमिली से ही आते थे। और ये मेडिसिन वगैरह में भी इंटरेस्टेड थे। इन्होंने धनवंतरी महल बनवाया था। ठीक है। क्या बनवाया था? धनवंतरी महल बनवाया था, जो कि सेंटर ऑफ मेडिसिन था। और ये फ्री में ऑफर करते थे ट्रीटमेंट टू डिजीज, और बहुत सारी इंडियन और वेस्टर्न हर टाइप की मेडिसिन जो है ये प्रोवाइड कराते थे। इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी इनफैक्ट स्टार्ट की थी, जो कि इट वॉज फर्स्ट सच एग्जाम्पल इन इंडिया बाय नेटिव रूलर। ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स वगैरह थे वो तो भले ही यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें कि इंडियन रूलर, तो वो सरफोजी था। ठीक है। ये भी फैक्ट रिमेंबर आप याद रख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बृहदेश्वर टेम्पल में लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन इन इंडिया, अ रिकॉर्ड फॉर प्रोस्पेरिटी। ठीक है। चले, कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ तंजावुर वॉज मल्टीलिंगुअल था। तंजावुर में जो है मल्टीलिंगुअल हम बोल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको खुद जो है इतनी सारी लैंग्वेज आती थी, इंडियन एंड यूरोपियन, मिक्स ऑफ मैनी इन्फ्लुएंसेस। लोकल तमिल कल्चर भी था, तेलुगु कल्चर भी जो है। फॉर्मर जो रूलर्स थे, है ना, चोला चेरा पांडे हमने देखे थे ना, यहाँ पे रहते थे, तो उनका भी तेलुगु कल्चर वहाँ पे था ही ऑलरेडी। फिर तमिल कल्चर भी इन्होंने जनरेट किया। तो मराठा की लेगेसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मराठा जो है उन्होंने मुगल की जो डोमिनेंस थी उसको चैलेंज किया था भर के, और एस्टेब्लिश द लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर। ठीक है। क्योंकि मराठे फ्रॉम सोइल सन थे, ये इंडिया के सोइल सन थे। ठीक है। बाकी सब तो मतलब बाहर से आ रहे थे। तो इस ड्यूरेशन में अगर हम बात करते हैं, तो लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, और कंट्रोलिंग मच ऑफ सेंट्रल एंड नदरन इंडिया। और एफिशिएंट गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका था, एक नया वे था गवर्निंग का। और इन्होंने जो है हिंदू की जो ट्रेडिशंस थी उनको रिवाइव किया था विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है।
चलें ओके, तो यहाँ से हम एक बार समरी देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उन्होंने मराठा किंगडम को जो है 17th सेंचुरी में जो है वो फाउंड किया था। उसके बाद जो है काफ़ी टाइम तक इन्होंने मुगल को रेजिस्टेंस दी, और उसके बाद पैन इंडिया एक्सपेंशन जो इनका 18th सेंचुरी में हो गया था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया को मराठाओं से ही वापस लिया था। ठीक है, मतलब मराठाओं से ज़्यादा लड़ना पड़ा था ब्रिटिशर्स को इंडिया को वापस लेने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे यही एक मुगल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे या लिमिटेड पावर उनके पास थी। मराठा जो हैं वही उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा पावर लेके बैठे थे, तो इवेंचुअली जो है ब्रिटिशर्स को मराठाओं से लड़ना पड़ा। और फोर्ट जो हैं वो कोर थे, किले जो बनाते थे मराठाओं की कोर थे वो, और मराठाओं के पास जो 100 ऑफ फोर्ट्स थे स्ट्रेटजिकली स्ट्रेंथनिंग देयर कंट्रोल ओवर द रीजन। और इनफैक्ट उन्होंने जो फॉर्मिडेबल नेवी थी यूरोपियन की, नेवल जो सुप्रीमेसी थी, जो उस टाइम की जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जो काम कर रहे थे यूरोपियंस, उसको भी जो उन्होंने मात दे दी थी। मराठा जो है वो उन्होंने इंस्पायर्ड किया एक नए कल्चर को, कॉन्फिडेंस अमंगस्ट इंडियन जो उन्होंने वो ट्राई किया बिल्डअप करने का, और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कल्चरल रिवाइवल और इनोवेशन के लिए। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। ये हमारा 3rd चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर जिसका नाम है द कॉलोनियल इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। टाटा बाय बाय।